ठीक है, देखिए लास्ट डे बात हुई थी कि ये y एक्सिस है, सही बात है, और ये x एक्सिस है। यहाँ ये एक वेक्टर है ओ ए और दूसरा वेक्टर है ओ बी। ओ बी और ओ ए के बीच एंगल है एक्यूट एंगल, इसके बीच है एक्यूट एंगल। तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानकर जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उसका मेजर डायगोनल ए प्लस बी को बताएगा और माइनर डायगोनल, लगभग पैरेललोग्राम दिख रहा है हमको, एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन लगभग है। तो जो मेजर डायगोनल होगा वो ए प्लस बी को और माइनर डायगोनल जो होगा वो ए माइनस बी को। मेजर डायगोनल इसमें कौन है तो ओ सी है, ओ सी। ये R1 होगा एंड R1 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और ये होगा R2 और R2 इज ए माइनस बी व्हेन, अच्छा, ए प्लस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी एंड दिस इज बी ए। कब? व्हेन थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। ओ सी इज मेजर डायगोनल, मेजर diagonal and BA is minor diagonal, सही बात। और दूसरा केस था ये y एक्सिस लीजिए, ले लिए, और ये x एक्सिस, और यहां पर वेक्टर a है OA और इस डायरेक्शन में ये वेक्टर b बन रहा है। अब इस समय वेक्टर b और a के बीच जो एंगल है वो थीटा है। वेक्टर b और a के बीच जो एंगल है वो थीटा है और हमें दिख रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी थीटा ऑब्ट्यूज एंगल। इस केस में थीटा एक्यूट एंगल था। तो इस केस में जो पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ OC जो होगा वो माइनर डायगोनल होगा, OC माइनर डायगोनल होगा और BA जो होगा वो मेजर डायगोनल होगा। तो R1 बराबर होगा तो OC ही, R1 इक्वल टू A प्लस बी, वो OC होगा वेयर OC इज माइनर डायगोनल, माइनर सेमी मेजर नहीं, माइनर डायगोनल। और R2 जो है वो होगा A माइनस बी, अब ये बड़ा हो गया तो BA इज मेजर, OC जो है वो है माइनर और BA जो है वो है मेजर डायगोनल। ये डिफरेंस है, इसको याद रखिए। अब ये भी पढ़े थे कि इस केस में या उस केस में, दोनों में ही R1 बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, नहीं होगा प्लस 2ab cos थीटा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और इसको डिराइव नहीं करते हैं क्योंकि इतना तो आता होगा ना, बचपन में पढ़े होंगे, छोटे छोटे रहेंगे तो, टेंथ में, 11th में। लेकिन इसका एंगल निकालना है tan फाई, tan फाई मतलब ये एंगल, ये, और इसका φ1 मान लेते हैं, और ये जो होगा ये एंगल, ये होगा φ2, वो होगा a माइनस बी का एंगल। तो tan φ1 बराबर होगा
बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है दोनों ही केस में, ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो कुछ भी हो। कॉस थीटा का वैल्यू R1 का वैल्यू, R1 मतलब ए प्लस बी का वैल्यू इतना होता है ये वाला, और a माइनस बी का वैल्यू कितना होता है और कैसे वो बी ए हो जाता है। तो R2 बराबर जो है वो a माइनस बी, तो उसके लिए हम इस डायग्राम को हटाते हैं तो वहाँ a माइनस बी याद दिला देते हैं, शायद भूले हो, नहीं भूले तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी। a माइनस बी भी हम a प्लस बी के ही फॉर्मूला से निकालेंगे। हम ये मानेंगे कि R2 विच इज a माइनस बी वो कोई अलग नहीं है, वो सब्सट्रैक्शन कुछ होता नहीं, ये भी तो एक तरह का एडिशन ही है। यहाँ पर b को पलट देते हैं, ये है मान लीजिए OA और ये है B और ये एंगल है थीटा, और इसको पीछे ले आते हैं, पीछे ले आते हैं माइनस बी, समझे, उधर वो भी है, इसको पीछे ले गए तो माइनस बी, समझे। अब ये माइनस बी का क्या उपाय है, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ, सोचिए, ये एक्स एक्सिस है, ये B1 लिए, वो OB है तो ये OB1, तो OA और OB1 के बीच का एंगल कितना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। OB और OB1 के बीच, OA और OB1 के बीच का एंगल, आप जब मैसेज करते हैं तो हमको हिम्मत हो जाता है कि हाँ भाई हम ही अकेले जाग नहीं रहे हैं, कोई और भी जाग रहा है, वरना ऑनलाइन को तो दिखता है नहीं जी। ये एंगल, ये एंगल अगर क्लॉकवाइज लें तो भी ये होगा पाई माइनस थीटा, और इन दोनों को हम पैरेललोग्राम बना दें ऐसे पैरेलल, और इसको भी, तो a और माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, इसको बोल देते हैं OC1। और यही हालत यहाँ भी, अगर इसके पैरेलल खींचते हैं तो BA भी तो OC1 के बराबर ही है ना, BA भी जो है वो OC1 के बराबर है, ठीक है, हाँ सही है। तो अब इसका R2, ये R2 हुआ, ये भी R2 हुआ, ये R2 कैसे निकलेगा, तो R1 के फॉर्मूला से ही निकलेगा। हम a स्क्वायर लेंगे, फिर b स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab, और कॉस यहाँ पर ले लेंगे माइनस, यानी कॉस थीटा माइनस पाई। अब कॉस थीटा कॉस पाई, साइन थीटा साइन पाई, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, नहीं याद है, अरे बाप रे, तो कैसे होगा, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब याद रखिए, अगर सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और एडिशन है तो यहाँ प्लस होगा, और सब्सट्रैक्शन के लिए कोई सेपरेट फार्मूला नहीं बनाए, एडिशन के फार्मूला को इस्तेमाल किए तो सब्सट्रैक्शन का केस आ गया। अच्छा, अब इसका एंगल, ये डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया था ना, इस एंगल के बराबर होगा φ2, यही है φ2, ठीक है। तो φ2 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ निकालते हैं tan φ2, इसी फॉर्मूला को देखिए, इसी को b साइन थीटा, तो यहाँ b तो जस का तस है, मगर साइन थीटा में थीटा नहीं है, पाई थीटा माइनस पाई, और नीचे a वही है मगर b में कॉस थीटा माइनस पाई है। तो बताइए, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b, और कॉस b मतलब कॉस पाई निगेटिव होता है, इसलिए यहां हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, साइन ए कॉस बी, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस पाई, फिर वहां माइनस वन, ए माइनस बी कॉस थीटा, ये डिफरेंस हो जाएगा। अगर हमें a प्लस बी लेना है तो ये होगा एंगल, और a माइनस बी है तो यहाँ देखिए माइनस आ गया, क्लॉकवाइज है ना, माइनस होगा नीचे,
ये भी तो फाई टू क्लॉकवाइज में हुआ। तो ये है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, एंड पैरेललोग्राम लॉ इज बेस्ड ऑन triangle law of vector addition plus parallel lateral shifting of vectors। पैरेलल लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स और ट्रायंगल लॉ पर बेस है ये पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पर समझ गए पैरेललोग्राम लॉ। अब इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, और तब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर यूनिट वेक्टर नोटेशन को याद दिलाते हुए तब लास्ट में हम लोग प्रोडक्ट की भी बात होगी। लेकिन मेन में जो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसका यूज को 3D स्पेस में एक बार रैपिड रिवीजन की जरूरत है। इसमें कोई आपत्ति का मतलब कोई दिक्कत ना समझे हो तो बताएं। ये नहीं कि बड़ा हाईटेक क्लास है। मैथ वालों को कहेंगे कि सिंगेज बना लीजिए, और बायो वाले को कहेंगे आप एससीओ में बना रहे हैं उसी को बनाते रहिए और पूछते रहिए। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजॉल्व करना। कई लोग पढ़ते हैं वेक्टर को तोड़ तोड़ के कंपोनेंट में बांटते हैं, नहीं होता, तोड़ा नहीं जाता। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर का हमेशा एक डायरेक्शन होता है और उस डायरेक्शन में उसका मैक्सिमम इफेक्ट पाया जाता है, मगर उसका डायरेक्शन इफेक्ट वहीं तक सीमित नहीं होता और डायरेक्शन में भी उसका इफेक्ट होता है। उन्हीं इफेक्ट को पता लगाने का जो मैथमेटिकल मेथड है उसी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जैसे सब जानते हैं अर्थ के सरफेस के पास किसी बॉडी को यूं ही रिलीज कीजिएगा तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा और वर्टिकल लाइन में चलेगा। तो ग्रेविटी फोर्स जो है उसका इफेक्ट वर्टिकल लाइन में होता है और वही उसका डायरेक्शन कहलाता है, जिस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट मैक्सिमम होता है। लेकिन यही बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर रख देते हैं तो वर्टिकल लाइन में नहीं चलेगा, एंगल पर चलेगा। तो क्या इस दिशा में ग्रेविटी थी, इफेक्ट उस डायरेक्शन में किसका हुआ? तो वो भी इफेक्ट mg का ही था। उसी को पता लगाने के जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं उनको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, टू फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हम वेक्टर को तोड़ते फोड़ते नहीं। तो उसमें हम लोग कैसे निकालें, तो कैसे क्या निकालें? वेक्टर को कागज पर कैसे दिखाते हैं? सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से। वेक्टर को कागज पर दिखाते हैं सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन से, तो उसके इफेक्ट को भी दूसरे सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। अगर ए बी स्टैंड्स फॉर द वेक्टर देन सी डी शुड स्टैंड फॉर द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर का मेन इफेक्ट जो है उसका डायरेक्शन में और किसी और डायरेक्शन में क्वांटिटेटिवली अलग होगा, क्वालिटेटिवली सेम होगा। अगर वर्टिकल लाइन में ग्रेविटी फोर्स है तो एंगल पर भी फोर्स है ना है। अगर वर्टिकल लाइन में ग्रेविटी फोर्स का रोल अदा करती है तो एंगल पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो जाती है, फोर्स ही होती है। इसलिए अगर हम एक मेन फोर्स को सेगमेंट ऑफ लाइन से ड्रॉ करेंगे तो उसके इफेक्ट को भी दूसरे सेगमेंट ऑफ लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये बात दिमाग में रखिए, इसी पर बेस्ड है प्रोजेक्शन मेथड। यानी कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज डिटरमाइंड और रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अनदर सेगमेंट ऑफ लाइन। उस अनदर सेगमेंट को कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड किसको कहते हैं? प्रोजेक्शन मेथड। तो देखिए ये है वेक्टर, ये ए बी स्टैंड्स फॉर ए वेक्टर, मतलब कि ए बी स्टैंड्स फॉर ए वेक्टर जिसका अपना यूनिक मैग्नीट्यूड हो सकता है और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन, और उसे हम कागज पर ए बी से दिखा रहे हैं। तो अब इस ए बी का इफेक्ट इस डायरेक्शन में हमें मालूम करना है। ये x1 x2 के अलावा कोई और डायरेक्शन भी हो सकता है। तो आपने लेंथ ए बी से वेक्टर दिखाया है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये बन जाएगा सी डी। then CD will affect CD is called projection किसका? AB का। अगर AB एक लेंथ है तो CD उसका प्रोजेक्शन, लेकिन अगर AB वेक्टर है तो CD उसका कंपोनेंट है। तो AB stands for a vector, यानी if AB is a vector then CD is its projection। AB वेक्टर है तो CD उसका प्रोजेक्शन है। ये हो गया ए सी। अब ये एंगल कुछ है थीटा। अब बताइए ए बी लेंथ मालूम है जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए सी या सी डी कैसे निकालें? तो ट्रायंगल है ना, तो कोसाइन लेते हैं।
तो कॉस थीटा लेते हैं, ये आ जाता है ए सी बाई ए बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी डी बाई ए बी। तो सी डी इक्वल बिकम्स इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यही सी डी बी इज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वेक्टर का फार्मूला बन के तैयार हो गया। एक्स एक्सिस में, अब एक्स एक्सिस ना हो सकता, कुछ भी होता, x1 x2 लाइन में इस ए बी वेक्टर का कंपोनेंट यानी इफेक्ट इसी तरह निकालते हैं। ए बी इज द सेगमेंट ऑफ लाइन, देन सी डी इज इट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन। और इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और तब फिर बाकी में। तो पहले 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझिए, तब फिर इसको समझें। या 2 डायमेंशन में पहले देख लीजिए, इसी को अप्लाई करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा, तो कंपोनेंट कितने होंगे? खाली x1 x2 में होंगे? नहीं, अगर हम ये y1 y2 मान लें तो इसमें भी कंपोनेंट हो, ये PQ हो गया कंपोनेंट। और अगर हम ऐसे कुछ और y डैश मान लें तो इसमें भी कंपोनेंट होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर पड़ेगा ऐसे, इसमें ऐसे ST हो गया। तो फिर एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो? इनफाइनाइट कंपोनेंट, जितने पॉसिबल हैं उतने। ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नंबर फिक्स नहीं। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलिए देखते हैं। तो इसमें y एक्सिस x एक्सिस 2 होता है, ये x1, ये y1, ये वेक्टर 1, ये OP है, ये r है, r का मैग्नीट्यूड OP बराबर r, और इसका POX बराबर थीटा, ये एंगल। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए OC, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए OD। हम बताइए OC को क्या कहेंगे और OD को क्या कहेंगे जब हम OP को वेक्टर कहते हैं R। यानी अगर OP को वेक्टर R कहेंगे तो उन दोनों को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ कहना पड़ेगा। अगर आप इसको OP कहते हैं तो इसको कंपोनेंट कहेंगे, इसको जो कहेंगे कंपोनेंट। ये हो जाएगा RX और ये हो जाएगा RY, और ये कितना होगा? तो cos थीटा इक्वल टू RX बाई R। तो इस तरह से x कंपोनेंट हो गया R cos थीटा। और OD कितना हो जाएगा? तो उसके लिए हम साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा PC बाई OP, यानी RY बाई R। तो RY बराबर हो जाएगा R साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी आ जाएगा, वो भी आता है आपको कंपोजिशन। वो कैसे? इसी ट्रायंगल में देख लीजिए, अगर OC और OD पता हो तो R कैसे निकालिए? तो निकालिएगा OC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर बराबर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। और इस तरह R बराबर हो गया रूट अंडर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, और tan फाई बराबर हो गया RY बाई RX। ये हो गया वेक्टर। ठीक है, ये रेजोल्यूशन हुआ 2 डायमेंशन में। अब इसके बाद फिर पढ़ना है हमको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल। इसको अगले दिन पढ़ेंगे, यही असल टॉपिक है। ये भी जरूरी है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये भी जरूरी है। ये कंपोजिशन कहलाता है और इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा 3 डायमेंशन में, और तब पोलर कोऑर्डिनेट्स में। वो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो कल होगा। कल टाइम मैनेजमेंट सही रखेंगे तो एकदम टाइमली उम्मीद है कि 10:15 में शुरू कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही बस लेट हो गया था आज, इसीलिए लेट हुआ। फ़ोन परेशान नहीं होने का, करना क्या है सो हम बताते हैं।